भाजपा की जो नीति थी वो शिक्षा विरोधी थी। एक महिला की उन्होंने पेपर में फोटो छपा दी, इसको आवास दे दिया। वास्तविकता में जब रिपोर्टर आपके साथी लोग गए वहां पे पहुंचे, उसका घर वैसे ही के वैसा था। बीजेपी से विधायक राहुल सोनकर, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या विकास कार्य जिस तरह से होना चाहिए था आपके अनुसार विकास कार्य सही हुआ है, या क्या कुछ कमियां रह गई हैं जो अगर विनय कोहली सत्ता में आते हैं तो आप उन कमियों को पूरा करेंगे? वो लगभग 4 साल पूरे होने को हैं और 4 साल में अगर वो 14 अपने काम गिना दे तो मैं मान लूंगा। हम उनके काम गिना देते हैं। खनन जो आप शिवराजपुर के पास देख रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। डेली हजारों डंपर आते जाते हैं, अरबों का उसमें ट्रांजैक्शन है। इतना बड़ा खनन मुझे तो नहीं लगता कहीं कानपुर में कहीं हो रहा होगा, इनके क्षेत्र में हो रहा है। थाने में दलाली, किसानों के साथ खाद में कालाबाजारी, सड़कें देख लो गड्ढा युक्त हैं, मुक्त नहीं गड्ढा युक्त। आप कह रहे हैं कि माफिया एक्टिव है धरातल पर, और एक तो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट और सूबे के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट कहीं मैच नहीं करती। कुल भारतीय जनता पार्टी देखिए केवल गद्दी पे रहना चाहती है, सीट पे रहना चाहती है, शासन करना चाहती है किसी भी तरीके से। उसको इससे मतलब नहीं है कौन जिए कौन मरे। स्वास्थ्य सुविधा को कैसे देखते हैं आप बिल्हौर विधानसभा में? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य वाला, वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, रोजगार तभी आप बढ़ेगा जब क्षेत्र में इंडस्ट्रियां होंगी। तो जनता ने व्यक्तिगत रूप से आकर के आपको कौन कौन सी समस्याएं बताई? यहाँ पे बालिकाओं के लिए एक विद्यालय नहीं है, उनको शहर जाना पड़ता है। कन्या विद्यालय की आप बात कर रहे हैं जी। तो ये जो मुद्दा है हर बार चुनाव में आता है, लेकिन सरकार बनने के बाद हर कोई इसे भूल जाता है। विनय कोहली के सपनों का बिल्हौर कैसा है, तो कैसा वो बिल्हौर होगा? देखिए, सपनों का बिल्हौर तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंक देंगे। जिस जाति और जिस धर्म में जन्म लिया है उसके लिए कुछ कर जाना है। मैं अकेले नहीं चल रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे बिल्हौर विधानसभा की 4 लाख वोटर है, पूरा साथ दे रहा है। हर समाज, हर जाति, सबको लेके चलना मेरा काम है और सबका मैं सम्मान करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उन सबको प्यार करता हूँ और सब का मैं आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हर चुनाव में एक आवाज उठती है जो सिस्टम को चुनौती देती है, जो कहती है कि अब वक्त है बदलाव का। आज बात उस चेहरे की जो राजनीति में शोहरत के लिए नहीं, जनता के हक की लड़ाई के लिए उतरा है। वो चेहरा जो बिल्हौर विधानसभा की सूरत ही नहीं, तकदीर बदलने का सपना देख रहा है, वो है विनय कोहली। समाजवादी पार्टी से बिल्हौर विधानसभा 209 के भावी उम्मीदवार, एक ऐसे युवा नेता जिसकी सोच नहीं है, जिसका विजन साफ है और जिसकी जड़ें जनता की जमीन में गहराई तक धसी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद 9 साल तक ग्राम विकास विभाग में एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने देखा कि विकास का असली चेहरा कागज पर नहीं, जनता के दर्द और उम्मीदों में छुपा है। आज वो राजनीति में आए हैं क्योंकि उनके लिए कुर्सी मंजिल नहीं, जनता की मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम है। विनय कोहली का कहना है कि मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये जीत होगी हर उस किसान, हर उस बेरोजगार और हर उस छात्र की जो बदलाव चाहता है। वो वादा करते हैं कि बिल्हौर में डिग्री कॉलेज बनेगा, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ठोस काम होगा और युवाओं को मिलेगा रोजगार का नया रास्ता। पिता बैंक से रिटायर्ड हैं, पत्नी सरकारी टीचर हैं, यानी सादगी से भरा परिवार, लेकिन इरादे आसमान जितने ऊंचे और भरोसा जनता के आशीर्वाद पर। विनय कोहली का दावा है कि इस बार जनता उनके साथ है और वो अपने प्रतिद्वंदियों को 30 से 35 हजार वोटों से हराने का दम रखते हैं। तो आइए समझते हैं उस सोच को, उस संघर्ष को और उस विजन को जो बिल्हौर को एक नए युग में ले जाने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है विनय कोहली जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। विनय जी, 9 साल सरकारी नौकरी, ग्राम विकास विभाग में आपने काम किया, एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सरकारी नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ना और राजनीति में आना एक जोखिम भरा कदम है, तो ये जोखिम भरा कदम आपने क्यों उठाया? ये हमारे लिए जोखिम भरा कदम नहीं है, सच पूछे तो ये हमारे लिए अपनों तक पहुंचने का एक सबसे आसान जरिया है। हमारे अपने लोग,
हमारे अपनी परिवार के लोग, बिल्हौर, चूंकि मेरी बिल्हौर विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा है, और मैंने यहीं पे ही नौकरी की। मेरा परिवार इसी विधानसभा का है, मेरा व्यापार इसी विधानसभा में है, तो इसको मैं अपने एक लगाव, एक अपना अपनत्व मानता हूं। और मेरा ये नहीं है कि नौकरी छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊं। मुझे लगा कि नहीं, विधानसभा को जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो आगे बढ़ा सके विधानसभा को। अभी तक तमाम लोग आए और गए, कुछ लोगों ने अपने पेट भरे किसी न किसी माध्यम से, कुछ लोग खनन करके भरे और कर भी रहे हैं, तो उससे उनका विकास हुआ, विधानसभा का विकास नहीं हुआ। देखा जाए तो तमाम पार्टियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को चुनना, ऐसी क्या विचारधारा थी जो समाजवादी पार्टी की ओर आपको खींच कर ले आई? विचारधारा की बात करें तो सबसे अच्छी विचारधारा और पढ़े लिखो, नवयुवकों, बेरोजगारों, किसानों को लेकर चलने वाली जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। और यही एक समाजवादी ही पार्टी और समाजवादी ही विचारधारा सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी मुझे लगा कि नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए और कुछ सीख के आए। जो उन्होंने वहां से पढ़ा और सीखा, उसको जब ये मुख्यमंत्री यहाँ पे थे 2012 से लेकर 17 के बीच में, तब मैं यहीं पे नौकरी कर रहा था, इसी विधानसभा में। और उन्होंने उस जो वहां से पढ़ के आए थे, सीख के आए थे, उनको उन्होंने इस विधानसभा में इम्प्लीमेंट किया, पूरे प्रदेश भर में इम्प्लीमेंट किया। विधानसभा एक छोटा सा नमूना कि आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये हमारी विधानसभा से होकर गुजरता है। ये नजीर पूरे देश के लिए बन गया कि इतना बड़ा, इतना शानदार एक्सप्रेसवे पूरे देश में नहीं था। लोगों को लगा कि नहीं, अखिलेश यादव ने काम तो कर दिया और कर भी रहे हैं, सबके लिए किया, बालिकाओं के लिए किया, बच्चों के लिए किया, सबको लैपटॉप दिए, कन्या विद्याधन दिया बालिकाओं को पढ़ने के लिए, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन दी, और किसानों को उनका उचित मुआवजा दिया, मंडियां बनाई। और क्या विकास चाहिए जमीनी स्तर पे, वो जमीन पे उतरे माननीय अखिलेश यादव जी। तो ये विचारधारा मुझे पसंद आई, इस वजह से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। विनय जी, 2022 में भी आप टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब टिकट नहीं मिला। इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको टिकट की? देखिए, 2022 में भी मैं टिकट मांग रहा था, उससे पहले मैं जिला अध्यक्ष था व्यापार सभा का, और मुझे जिला अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ही बनाया था। अच्छा। अमूमन व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष सोचा जाता है कि अपर कास्ट को लेके, बनिया हो गया, ब्राह्मण हो गया, इन लोगों को सोचा जाता है कि ये लोग व्यापार करते हैं। चूंकि मैंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद मैंने पेट्रोल पंप लगाया, तो माननीय अखिलेश यादव जी से मिला और उनका आशीर्वाद लिया। तो बताया, बोले यार तुम अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते व्यापार सभा? मैंने कहा आपका आशीर्वाद है, और क्या चाहिए मुझे इससे बेहतर। उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो अब छोड़ के चले गए हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। उनसे उन्होंने तुरंत कहा कि इनको कानपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बना दीजिए। अब वर्तमान में भी सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव भी हैं आप, तो कैसे देखते हैं व्यापारियों की समस्याएं जो हैं, कैसे समझते हैं आप? व्यापारियों की समस्याएं भाजपा सरकार के आने से हो गई, इससे पहले नहीं थी इतनी। जब से भाजपा सरकार आई, व्यापारियों को धोखे में रखा। पहले तो उसने नोटबंदी करके व्यापारियों की कमर तोड़ दी, फिर जीएसटी लाके व्यापारियों को व्यापार चौपट कर दिया। जीएसटी में आप विश्वास नहीं करोगे, खुद ही बनाया हुआ जीएसटी खुद ही नहीं समझ पाए। लगभग 1800 अमेंडमेंट जीएसटी में किए उन्होंने, संशोधन 1800, एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, चार मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 1800 संशोधन खुद जीएसटी में कर रहे हैं। जब जीएसटी बनाने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके अधिकारी क्या समझ पाएंगे? अधिकारी तो उल्टा सीधा छापा मारेंगे। जब छापा मारेंगे तो व्यापारी परेशान होता है। भैया हम सुबह दुकान खोल के बैठे हुए, शटर उठा के पता लगा अधिकारी खड़ा हुआ है, भैया लाओ बिल दिखाओ, पर्चे दिखाओ। वो तो कल को पिछली बार रात को सो के बैठा था ना कि हमारा क्या नाम है, नियम दूसरा था, आज सुबह दूसरा हो गया, तो कैसे वो तैयार कर लेगा? व्यापारियों की कमर टूट गई। आपने नोटबंदी की बात की, तो नोटबंदी करने के पीछे भी सरकार का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं काला धन की जो बढ़ रहा है, काला धन, उसको रोका जाए।
तो कैसे कह सकते हैं कि नोटबंदी से जो है देश को कितना नुकसान हुआ, आप कैसे समझते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार कहता है कि नोटबंदी जो किया है सरकार ने, उसमें सरकार ने सिर्फ अपना फायदा देखा है। काला धन आपको क्या लगता है कि रुक गया? हम्म। मोदी जी ने कहा था ना काला धन हम वापस लाएंगे, वापस तो नहीं लाए, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी में क्या हुआ कि छोटे मजोले और जो निम्न स्तर के लोग थे उनके आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो छोटे व्यापारी थे, छोटे परिवार था, उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब हो गई और वो उनको ये लगा कि नोटबंदी करके हम देश को बचा लेंगे। बल्कि स्विस बैंक में आज की तारीख में एनसीआरबी का डाटा देखिए, 3 गुना स्विस बैंक में काला धन जमा हो गया। वो काला धन लाने वाले कह रहे थे कि 3 गुना उनका जमा हो गया स्विस बैंक में। तो कैसे नोटबंदी को आप स्वीकार कर रहे हैं कि सफल रही? अच्छा, मान लेते एक सेकंड के लिए सफल रही, तो आपने 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? खुद ही लाए, खुद ही बंद कर दिया। इसके पीछे क्या तर्क? इसका मतलब सरकार बैकफुट पे आई ना। उसने माना कि हमसे गलती हो गई, जाहिर नहीं किया, लेकिन नोटबंदी 2000 का नोट बंद करके उसने स्वीकार कर लिया कि भाजपा सरकार से और मोदी जी से गलती हो गई। नोटबंदी जो उन्होंने की थी वो उनका गलत निर्णय था। विनय जी, आप गांवों से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, तो गांव में आपको लगता है कि वाकई जो विकास कार्य है वो कागजों तक सिमट कर रह गया है? बिल्कुल सिमट कर रह गया है कागजों तक। आप देख लीजिए, अभी एक हाल ही में 5-7 दिन पहले हम गए थे एक सरैया दस्तक, छोटा सा अरौल का गांव है। तो हम लोग गए थे वहां पे लोगों से मुलाकात करने। तो वहां पर पूरी नाली के नाम पे पूरे सड़क पे पानी भरा हुआ, कीचड़ था। लोग निकलने पे मजबूर थे वहां उस कीचड़ से। जब निकलने की जगह ही नहीं है, नालियां बनी ही नहीं है, कागजों पे पैसा निकाल लिया गया, तो फिर आप सोच सकते हो कि इनका प्रचार प्रसार और कागजों पे इनका विकास कार्य कागजों पे ही इनका विकास कार्य हो रहा है, जमीनी स्तर पे बिल्कुल नहीं है। विनय जी, आप खुद एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नए विचारों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का जो रोल है राजनीति में कितना बड़ा है? क्योंकि कहते हैं कि देश का भविष्य जो है वो युवाओं को माना जाता है कि युवा जिस ओर जाएंगे उस ओर जो देश है उसका भविष्य जाएगा। तो कैसे देखते हैं युवाओं का रोल राजनीति में कितना है? हमें देखिए, हमारे श्रद्धेय नेताजी जो नहीं है दुनिया में, उन्होंने पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है और ये युवाओं की पार्टी है। आप पार्टी कार्यालय चले जाइए, देख लीजिए कि वहां पे ज्यादातर आपको 70% युवा मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे मिलेंगे, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। मैं इसी विधानसभा की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और अपनी बात जन तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि केवल युवाओं से काम नहीं चलेगा। हमें जो सीनियर लोग हैं हमारे, उनका भी सम्मान करना है। जो हमसे छोटे लोग हैं उनको भी गले लगाना है। पूरा एक परिवार लेके चलना है। ये मान के चलिए कि अगर घर में पिता से लेके छोटे भाई तक का है, माँ से लेके बहन तक का है, सबको एक साथ लेके चलने ही समाजवाद है। विनय जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA, उसके बाद आपने सरकारी नौकरी की 9 साल ग्राम विकास विभाग में, उसके बाद अब राजनीति। तो ये जो दौर आपका रहा है, इसने आपके सोच को किस तरह से विकसित किया है? देखिए, मैं जब MBA कर रहा था, फिर MBA करते ही मेरी नौकरी लग गई। एग्ज़ाम दिया और नौकरी लग गया। फिर नौकरी करते करते, चूँकि पहली पोस्टिंग मेरी ककवान थी, ये मेरा सौभाग्य है, और दूसरी बिल्लौर थी। तो 4 साल मैंने ककवानी पोस्टिंग रही मेरी। पूरा क्षेत्र वहाँ का, एक एक गली, एक एक मोहल्ला विकास के टाइम पे हम लोगों ने समय दिया वहाँ पे और खूब कराया वहाँ पे। और उस समय समाजवादी सरकार भी थी। खैर, उस समय हमें सरकार से लेना देना नहीं था, क्योंकि सरकारी नौकर थे हम, और वो वैसे भी खुल के नहीं आते हैं। तो आते आते फिर ये हुआ कि परिवार में हमारे यहाँ सब लोग नौकरी करते हैं, कुछ आगे बढ़ा जाए, अब यहीं तक सीमित ना रह जाए। तो जब मुझे लगा कि नहीं, अब नौकरी छोड़नी चाहिए, घर में बात किया मैंने
सबको ये लगा कि नहीं, नौकरी क्यों छोड़ रहे हो भाई, आराम से 9 आते हो, 5 सुबह 9 बजे जाते हो, शाम को 5-6 बजे घर आ जाते हो, काहे को मगजमारी करनी। तो हम कहा नहीं, थोड़ा सा समय दे रहे हैं अपने यहाँ, विधानसभा में ही देंगे। तो फिर हमने एक अपना पेट्रोल पंप भी अप्लाई किया, तो वो भी हमारा इसी विधानसभा में है, तो वहीं पे बैटरी लगे। फिर चूंकि एक प्रतिष्ठान कोई भी हो जाता है तो वहां पे थोड़ा सा राजनीति का एक चहल पहल हो जाती है। फिर वहां पे हमारे ही समाज के लोग आने लगे कि भैया ऐसा है कि ये सीट तो परंपरागत कोरी समाज की सीट है, पहले भी मंत्री रही, विधायिका रही यहाँ पे, वो अलग बात है, कहीं और चली गई, वो दूसरा इश्यू है, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो बात आई गई और हमने छोड़ दिया। फिर 4-6 दिनों बाद, चूंकि समाजवाद से जुड़ चुके थे, फिर लोगों ने हम पे कहा कि भैया आप करो ट्राई। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारा समाज कुछ मांग रहा है, कुछ परिवर्तन मांग रहा है, ऐसे बैठे काम नहीं करेगा। फिर मैं अखिलेश यादव जी से मिला, उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया, 22 में मैंने टिकट मांगा, वो इत्तेफाक नहीं दिया, अलग की बात है, लेकिन इस बार मजबूती से लगे हुए हैं। इस बार ये पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी भरोसा रखेंगे और टिकट देंगे, और पूरी उम्मीदें हैं। हाँ, पूरी उम्मीदें हैं, और जीत के भी हम ये सीट उनको देंगे और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे इस बार उत्तर प्रदेश की। ग्राउंड पर किस तरह से एक्टिव हैं आप, कैसे देख रहे हैं, कैसे समस्याओं को समझ रहे हैं? देखिए, ग्राउंड जमीनी स्तर पे ग्रामीण अंचल में तो समस्याएं बहुत हैं। आप समस्याएं लेना शुरू कर देंगे तो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि भाजपा सरकार ही ऐसा काम कर रही है, भाजपा के पास समस्या के अलावा कुछ नहीं है। खाद को लिख लो, कितनी मारा मारी, और किसानों को ले लो, बिजली नहीं, सिंचाई कैसे करें, उनकी आमदनी नहीं है, उनको बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लोग इधर उधर से ला रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र की। जब हमारी सरकार होगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि खाद की कालाबाजारी कर ले। जिसको जितनी जरूरत होगी उसको उतनी खाद मुहैया कराई जाएगी, कालाबाजारी बिल्कुल रुकेगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और मैं इस क्षेत्र का विधायक होऊंगा तो कालाबाजारी बिल्कुल रुकेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई धोखा नहीं है। विनय जी, मौजूदा समय में देखा जाए तो बीजेपी से विधायक राहुल सोनकर, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या विकास कार्य जिस तरह से होना चाहिए था आपके अनुसार विकास कार्य सही हुआ है, या क्या कुछ कमियां रह गई हैं जो अगर विनय कोहरी सत्ता में आते हैं तो आप उन कमियों को पूरा करेंगे? बिल्लौर के विधायक भाजपा से हैं और वो लगभग 4 साल पूरे होने को हैं, और 4 साल में अगर वो 14 अपने काम गिना दे तो मैं मान लूंगा। हम उनके काम गिना देते हैं। खनन जो आप शिवराजपुर के पास देख रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, डेली हजारों डंपर आते जाते हैं, अरबों का उसमें ट्रांजैक्शन है। इतना बड़ा खनन मुझे तो नहीं लगता कहीं कानपुर में कहीं हो रहा होगा, इनके क्षेत्र में हो रहा है। कैसे हो रहा है? थाने में दलाली, किसानों के साथ खाद में कालाबाजारी, कहीं कोई नियंत्रण नहीं। सड़कें देख लो, गड्ढा युक्त हैं, मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त कहते हैं ना, गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं इनकी। हाल ही में भी जीटी रोड बना हुआ है, कानपुर से दिल्ली गया हुआ है, हमारे अपने बिल्लौर से होते हुए भी गया है। ये बिल्लौर में ही हम जब इंटर होते हैं, मंदना से लेके बिल्लौर में न जाने कितने गड्ढे इसमें बने हुए हैं, और छोटे छोटे पैच बना दिए उन्होंने, टिक्की पंचर की टिक्की तरह बन गया। बल्कि भाई कोई भी हाईवे बनता है उसका ठेकेदार गारंटी लेता है 5 साल की। उसमें मंदना के पास, मरियानी के पास आप देख लीजिए, बरसात में वो तालाब बन जाता है, उसमें गाड़ियां नाव बन जाती, तैरती है गाड़ियां। क्या आपका नियंत्रण है? तो ऐसी विधायकी नहीं चलेगी। विनय जी, क्या क्या वादे लेकर आप जो है जनता के बीच में उतर रहे हैं? देखिए, वादे तो मैं अभी यहाँ पे कहना ठीक नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा
घोषणा पत्र जब हमारा आएगा, घोषणा पत्र के अनुसार काम होंगे। हाँ, एक जरूर काम होगा, जरूरी काम होगा। यहाँ पे बालिकाओं के लिए एक विद्यालय नहीं है, उनको शहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं विधायक बन जाऊंगा, तो और मेरी ये पूरी एक विधायक बनने के साथ एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि बालिकाओं के लिए एक विद्यालय जरूर बनाऊं। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं एक विद्यालय जरूर बनाऊंगा बालिकाओं के लिए। और जरूरत की जो साधन है मुहैया कराना यहाँ पे, जैसे अक्सर बसें नहीं है अंदर सिटी के कस्बे के अंदर सो के जाती हैं, चाहे शिवराजपुर हो चाहे बिल्लौर हो, बाहर हाईवे से निकल जाती हैं, बहुत जाम रहता है। इन सब पे भी ध्यान केंद्रित रहेंगे। किसानों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, सबके लिए हम लोग कुछ न कुछ योजनाएं लेके आएंगे और उसको धरातल पे उतारेंगे। ये इसका मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ। कन्या विद्यालय की आप बात कर रहे हैं जी, तो ये जो मुद्दा है हर बार चुनाव में आता है, लेकिन सरकार बनने के बाद हर कोई इसे भूल जाता है। तो क्या चीज है जो आपके प्रति लोगों को खींच कर लाए कि भाई आपने कहा है तो वो आप करके दिखाएंगे? क्योंकि अगर पिछले चुनाव में देखा जाए तो लगातार 2 बार से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, बार बार भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वोटर्स का जो रुझान है, जो वोट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है? आप इस गैप को कैसे फिल करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बिल्हौर विधानसभा में कन्या विद्यालय बालिकाओं के लिए जरूर बनेगा। और रही भारतीय जनता पार्टी, वो तो उनको कुछ करना नहीं है, वो केवल जुमलेबाजी उनको करनी है और कुछ नहीं करना है। लोगों को भ्रम में रखना है, लोगों को परेशान करना है। अब आप देख लीजिए, गौशालाएं बनी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई ना। गौशालाओं की दुर्दशा देख लीजिए, क्या स्थिति है गौशालाओं की। जानवर संभाल नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो जो जहां पे रखे हैं वहां पे तो गौशालाओं के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर जो बाहर भी है वो किसानों की खेती खत्म कर दे रहे हैं, तो इससे किसान परेशान है हमारा। मैंने जिस दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आज गोवर्धन पूजा भी है और तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं गौशालाओं की। वहां तो बड़े अच्छे तरह से व्यवस्थाओं को दिखाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप, वो जो व्यवस्थाएं जो तस्वीरों में दिख रही हैं वो दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है। एक अभी शायद जहां तक मुझे याद है कि बंगाल का चुनाव चल रहा था, पश्चिम बंगाल का, तो वहां पे एक बिल्डिंग को इन्होंने उतार के लिया थे। शायद फॉरेन की कोई बिल्डिंग थी कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, शायद ऐसा कुछ था जो मुझे याद आ रहा है। बाद में वो पता चला कि वो बिल्डिंग तो विदेश की थी, उन्होंने बंगाल में से धरातल में क्या उतार दिया था। दूसरी चीज की अभी कहीं के पेपर में निकाला था बिहार में ही कि प्रधानमंत्री आवास के लिए एक महिला की उन्होंने पेपर में फोटो छपा दी, इसको आवास दे दिया। वास्तविकता में जब रिपोर्टर आपके साथी लोग गए वहां पे पहुंचे, उसका घर वैसे के वैसा था, केवल उसको पेपर में छाप दिया कि इसका आवास हमने दे दिया है। ये प्रचार बहुत करते हैं, प्रचारों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी प्रचार पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो पीडीए किस तरह से धरातल पर काम कर रहा है? पीडीए केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। पीडीए सबके लिए है। पी से तुम्हारे पंडित जी भी होते हैं, है ना, सबके लिए है, केवल पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। सबके लिए काम करना है हम लोगों को, सबके लिए काम कर रहे हैं। आज से इससे आधी आबादी भी है। तो केवल 2-3 लोगों के लिए नहीं, पूरे प्रदेश भर के लिए सब इसमें समाहित हैं। बीच में स्कूल मर्जर की भी जो था फैसला, वो भी काफी चर्चा में रहा, उसका भी खुलकर विरोध किया गया। कहा गया कि स्कूल बंद कराए जा रहे हैं लेकिन मधुशालाएं जो हैं वो हर जगह खोली जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप? भाजपा की जो नीति थी वो शिक्षा विरोधी थी और उन्होंने जो वो आदेश लेके आए स्कूल बंद करने का,
उनका केवल एक ही मकसद था कि ग्रामीण अंचल के लोग पढ़ाई न कर पाए। अगर पढ़ाई करेंगे तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसी वजह से उन्होंने स्कूल बंद करने का आदेश दिया। आपको क्या जरूरत थी स्कूल बंद करने की? स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां के टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको ऐसा आदेश लाने की क्या जरूरत थी कि वो बंद किए जाएं? ठीक है, 50 बच्चे नहीं है, 40 हैं, 30 हैं, 20 हैं, पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे तो। आप उनकी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दे रहे थे। रही स्कूल बंद किया, तुरंत एक आदेश आया कि क्या नाम, एक आदेश करें, और आपने उतनी दुकानें शराबी खोल दी। हर गली हर मोहल्ले में अब शराब की दुकानों में चले, हर गांव में एक शराब की दुकान हो गई, ठेके हो गए। उनका यही था कि आप पढ़िए मत, दिन भर लेबरी कीजिए, मजदूरी कीजिए, और शराब पे पैसा जमा कराइए, दे आइए और शराब पीजिए, और अपना घर खराब करिए, घर फूकिए। घर फूक तमाशा देख वाला इनकी कहानी थी, ये है उनका। विनय जी, आपके पिताजी जो हैं बैंक से रिटायर्ड हैं, पत्नी सरकारी टीचर हैं, और इतना सादा जो पारिवारिक माहौल है, इतने सादे माहौल से निकलकर राजनीति में कदम रखना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। अमूमन ये माना भी जाता है कि कोरी समाज और एकपाल समाज ये तो ज्यादा सीधे लोगों में आते हैं। तो घर वालों को मैंने कन्विंस किया कि ठीक है, आप लोग सब करो नौकरी, हम भी नौकरी कर रहे थे, छोड़ दिया, तो अब हम चलिए राजनीति की तरफ और व्यापार की तरफ। व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी आए। ठीक है, घर का सपोर्ट पूरा मिल रहा है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और माननीय जी ने विश्वास जताया, तो हमारे यहाँ घर में पहला एक विधायक होगा। ये घर की बात नहीं है, चूंकि बिल्हौर हमारा पूरा घर है, पूरा परिवार है बिल्हौर। हर समाज, हर जाति, सबको लेके चलना मेरा काम है, और सबका मैं सम्मान करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उन सबको प्यार करता हूँ, और सब का मैं आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो विनय जी, अगर आपसे जाना जाए कि विनय कोरी के सपनों का बिल्हौर कैसा है, तो कैसा वो बिल्हौर होगा? देखिए, सपनों का बिल्हौर तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। केवल हवा हवाई नहीं होगा, उखाड़ के फेंकने के साथ साथ जिस जाति और जिस धर्म में जन्म लिया है उसके लिए कुछ कर जाना है। वो करेंगे तभी जब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के यहाँ से फेंक देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और हम यहाँ के विधायक बन जाएंगे। जनता के लिए इतना काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। क्या लगता है आपको, इस बार जनता किन मुद्दों को देखकर जो है वोट करेगी? देखिए, मुद्दे तो हमारे तय करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो मैनिफेस्टो आता है वहीं से जो हाई कमान आएगा उसी के साथ चलेंगे। और बाकी जमीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसान, नौजवान और व्यापारी, महिला सुरक्षा, विधवाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए, इनके लिए जो सुविधाएं हैं ये जमीनी स्तर पर पहुंचा देंगे। थाने की दलाली, ब्लॉक की दलाली, और जो कस्बों में तमाम दलाल एक्टिव हो गए हैं, इन सब को यहां से निकाल के बाहर कर देंगे। विनय जी, आपने तमाम अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि इस बार के चुनाव में आप अपने प्रतिद्वंदियों को 30 से 35 हजार वोटों से हराने का दम रख रहे हैं, तो इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल हारेंगे वो लोग, 30 से 35 हजार और ज्यादा से भी हार सकते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जमीनी स्तर से पहुंच रहे हैं, और ये मेरा अपना परिवार है, मेरा पूरा परिवार बिल्हौर विधानसभा इस बार साथ दे रहा है, मन लगा के साथ दे रहा है और साथ चल रहा है मेरे। उसको भी पूरा विश्वास है कि अगर विनय कोरी विधायक बनेंगे तो हमारे सारे रुके हुए काम हो जाएंगे, और लोगों को हमें दलालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। थानेदार लोग हमें परेशान नहीं करेंगे, ब्लॉक वाले लोग परेशान नहीं करेंगे। गांव की जनता को और क्या चाहिए? गांव की जनता थाने से डरती है, ब्लॉक से डरती है, उसको सब जगह जाना पसंद नहीं है। अगर वो जनता इन सब जगह नहीं जाएगी, उन्हें उसके काम वैसे ही हो जाएंगे, तो फिर क्यों वो दलालों के चक्कर में पड़ेगी?
विनय जी, आपकी पार्टी से तमाम और जो नेता हैं वो एक्टिव हैं पहले से ही क्षेत्र में, तो आपकी तरफ जो है जनता का रुख किस तरह से हो रहा है? आप ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं जो आपकी तरफ लोगों का रुझान जो है आ रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारा एक परिवार है, हम्म। और जहां परिवार जुड़ जाता है, दिल से दिल मिल जाते हैं, लगाव हो जाता है, वहीं पे ही माहौल बनता है। यही लोग हमारे लोग माहौल बनाते हैं, यही लोग साथ देते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अकेले नहीं चल रहा हूं, मेरे साथ यहाँ पे बिल्लौर विधानसभा की 4 लाख वोटर है, पूरा साथ दे रहा है। तो जीत के बाद पहला कार्य क्या होने वाला है आपका? क्या प्राथमिकता रहने वाली है? जो हमारी जनता तय करेगी। जनता क्या तय करेगी? कन्या विद्यालय के साथ साथ जो जनता तय करेगी, और जो हमारे मैनिफेस्टो में होगा वो पहला काम होगा। जनता को किस तरह से समझाया विनय गौरी ने अभी तक? अपने परिवार की तरह। तो परिवार की क्या समस्याएं हैं? जो परिवार की समस्या है भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, सबकी समस्या अंतरात्मा सुन ले, आप कुछ बताएंगे ना हमें ये समस्या है, उसका समाधान तुरंत होगा। तो जनता ने व्यक्तिगत रूप से आकर के आपको कौन कौन सी समस्याएं बताई? खनन से लोग परेशान हैं, उनकी मिट्टी रात को लोग खोद ले जा रहे हैं। मैं दावा करता हूं, अगर अखिलेश यादव की सरकार बन गई और मैं विधायक बन गया, यहाँ से एक फावड़ा मिट्टी को उठा के दिखा दे, चैलेंज करता हूं। जितनी जेसीबी मशीनें घूम रही भाजपा सरकार में, सब में ताला लग जाएगा, सब में ताला लग जाएगा, या तो ये छोड़ के विधानसभा भाग जाएंगे, सब में ताला लग जाएगा, या ये विधानसभा छोड़ के भाग जाएंगे। गारंटी के साथ चैलेंज कर रहा हूं मैं। एक आदमी जेसीबी खोद नहीं सकता है। केवल जेसीबी तभी एक्टिव रहेगी जब सरकारी स्तर से कोई काम होगा, तभी जेसीबी एक्टिव रहेंगे, अदरवाइज जेसीबी एक्टिव नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कैसे देखते हैं ऐसे? आप कह रहे हैं कि माफिया एक्टिव हैं धरातल पर, और एक तो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट और सूबे के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मैच नहीं करती है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सदाचार समाजवाद की पहचान है और दुराचार भाजपा की शान है। मैं जिस जिले के से रहते हैं, आते हैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, मैं उन्हीं के जिले का एक घोटाला उजागर कर देता हूं। इसी में बेसिक शिक्षा विभाग ने अलमारियां खरीदी हैं। आप सपोज करो, एक अलमारी कीमत कितनी होगी? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। एक अलमारी की कीमत जेम पोर्टल से 5,89,000 की आई है। सोचिए, एक अलमारी की वैल्यू 5,89,000 खरीद हुई है, और ऐसी 101 अलमारी खरीदी गई है। 5,89,000 की कौन सी अलमारी आती है, आप मुझे बता दीजिए। उन्हीं के जिला में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने अलमारी खरीदी और डीएम साहब के स्तर से पेमेंट हुआ। इससे बड़ा घोटाला उन्हीं के जिले में है। ये तो एक अभी आया, इसका मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। जेम पोर्टल पे आप जाइएगा, वहां से निकाल लीजिएगा, निकल के आ जाएगा। ये तो उन्हीं के जिले का, ऐसे तमाम जिले हैं कि घोटालाओं की पूरी लिस्ट निकलेगी। जब सरकार आएगी तो ये फाइलें सब खुलेंगी, और ये लोग जितने अधिकारी हैं या जितने वहां के मंत्री विधायक है, ये सब जेल जाएंगे। मैंने जब हमने शिक्षा की बात कर ली, स्वास्थ्य के मुद्दे पर अगर हम आए तो स्वास्थ्य सुविधा को कैसे देखते हैं आप बिल्हौर विधानसभा में? अभी स्थिति क्या है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, और रोजगार भी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य वाला, वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 9 साल की सरकार हो गई, और जो थे पहले से उनको भी इन्होंने कंडम करके खराब कर दिया है, उनको बेकार कर दिया है, उनकी स्थिति दयनीय कर दी है। बल्कि होना क्या चाहिए था, हाईटेक, अब जमाना आ गया, अब तो हाईटेक मशीनें आ जानी चाहिए थी। कुछ नहीं है इनके पास। केवल आइए, पर्चा बनाइए 1 रुपए का, और दवा बाहर से खरीद के आ जाइए। कोई व्यवस्था नहीं। तो मजबूर है आदमी, गरीब आदमी मजबूर है प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए। वहां पे वो जाता है, लुटता है, अपना खेत बेच के इलाज कराता है। समाजवादी सरकार आएगी तो उनको उचित सुविधाएं और दवाएं, सुविधाएं, व्यवस्थाएं सब उचित उसी अस्पताल में कराई जाएंगी, मुहैया कराई जाएंगी।
क्या विनय कोहली ने किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है? व्यक्तिगत रूप से गए हैं, वहां जाकर सुविधा देखी है? मैंने देखा तो बहुत है। जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहां से नदारत हैं। अमूमन डॉक्टर ही समय पर नहीं होते हैं। पेशेंट है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो पेशेंट नहीं है। जब सुविधाएं नहीं होगी तो पेशेंट यहाँ क्यों आएगा? आता है, देखता है डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, सरकारी वाले तमाम ऐसे डॉक्टर हैं क्लिनिक चला रहे हैं, तो अपना चला जाता है बेचारा प्राइवेट में, वहां पे लुट के और ठीक होके आ जाता है। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, रोजगार तभी आप बढ़ेगा जब क्षेत्र में इंडस्ट्रियां होंगी। हालांकि कुछ एक इंडस्ट्रियां हैं हमारे यहाँ चौबेपुर में, लेकिन वो बहुत पुरानी है और चल नहीं ठीक से। लेकिन तब लगी थी, तब उतना पॉपुलेशन नहीं थी, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है। उस हिसाब से हमारे पास इंडस्ट्रियां भी होनी चाहिए। रोजगार दो तरीके से दे सकते हो, या तो आप इंडस्ट्री लगा दे दो, या सरकारी सिस्टम से विज्ञप्ति देके सरकारी विभाग में भर्ती कर दो। वो सरकार करेगी, मुझे यकीन है सरकार आ जाएगी तो अखिलेश यादव जी जितने बेरोजगार हैं सबको सरकारी नौकरी देंगे, और जो बचेंगे उनको इंडस्ट्री लगा के उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। भले ही मुझे बिल्हौर विधानसभा में कोई भी सरकारी अलॉटमेंट करके और उसमें इंडस्ट्री लगाना पड़े, तो हम लोग कई इंडस्ट्रियां लगाने का काम करेंगे यहाँ पर और रोजगार मुहैया कराएंगे। विनय जी, पार्लियामेंट में सारा विपक्ष उठकर एक साथ एक सुर में बोलता है कि भाई वोट चोरी हो रही है। एसआईआर जैसे मुद्दे को आप लोग बीच में लेकर के आए, तो कैसे देखते हैं वोट चोरी से कितना प्रभाव पड़ा है, और वोट चोरी के जो आप लोगों ने अपनी तरफ से सबूत रखे हैं वो कितने मजबूत थे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी किया है। अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो ये पूरा विश्वास है कि इस समय इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में होती। इन्होंने हर तरीके हर प्रयास किया, लोगों के वोट काटे, नाम देख के वोट काटे, जिसका एक जीता जागता उदाहरण राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने दिया और बताया उन्होंने कि सर भारतीय जनता पार्टी ने केवल क्या नाम हर विधानसभा में वोट चोरी किया, हर लोकसभा में वोट चोरी किया। उन्होंने तो केवल एक ही विधानसभा को लेकर आए थे, इतना पूरा खाका, इतना बड़ा आंकड़ा लेके आना, 6 महीने तक उसमें रिव्यू करना, उसको फॉलो अप लेना। उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया है, और ये बिल्कुल सत्यता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी की है। अगर वोट चोरी नहीं की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। आप लोग का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों पर अत्याचार कर रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देखिए केवल गद्दी पे रहना चाहती है, सीट पे रहना चाहती है, शासन करना चाहती है किसी भी तरीके से। उसको इससे मतलब नहीं है कौन जिए कौन मरे। दलितों पे तो, दलितों के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं सबके ऊपर अत्याचार कर रही है। किसके ऊपर अत्याचार नहीं किया उसने? आप देख लीजिए, हाथरस में जो हाथरस कांड हुआ था, दलित की बेटी थी वो, उसको रात को उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार दिया। कि ऐसा हम लोग हिंदू धर्म में कहाँ होता है कि रात को आप संस्कार करेंगे? इससे बड़ा, वो भी पुलिस करा रही, जबरदस्ती करा रही, बिना माँ बाप के परमिशन से करा रही है। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? कानपुर देहात में देख लीजिए, एक दलित का पूरा घर ही जला दिया गया, झोपड़ी पट्टी जला दी गई। ऐसे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने ओबीसी वाले, कितने गरीब लोग, बेसहारा लोग, जिन्होंने अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये केवल उन्हीं को संरक्षण दे रही है जो इनका सहयोग कर रहे हैं, चाहे भूमाफिया हो, चाहे बड़े बड़े बिल्डर्स हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, ये केवल उन्हीं को संरक्षण देती है। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है कि बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं इसे आप? आप एक तरफ कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, दूसरी ओर ये स्टेटमेंट कि बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं इसे? इनका ये नारा हो गया हर चुनाव में, अब यही रटेंगे, ये हर चुनाव में यही रटेंगे। इससे लोगों को ये बांटना चाहते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझदार हो गई है, और ये सब बातों को अब नहीं मानती है, अब इससे ऊपर उठ चुकी है। इसका एक जीता जागता उदाहरण इन्होंने हर चुनाव में ये कहा कि बटोगे तो कटोगे। आप लोकसभा 2024 में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी समाजवादी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया,
राष्ट्रीय अध्यक्ष तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में आए। 37 सीटें हम लोगों ने जीती, इंक्लूडिंग इंडिया गठबंधन 43 सीटें हम लोगों ने जीती। और क्या चाहिए? तो इसका मतलब है ना, बटोगे कटोगे, इनका एजेंडा खत्म हो चुका है। तो इस बार अगर अखिलेश यादव आपको टिकट देते हैं तो आप रिटर्न में क्या देने वाले हैं? रिटर्न गिफ्ट क्या होने वाला है विनय कोरी का अपने नेता अखिलेश यादव को? देखिए, अखिलेश यादव जी अगर टिकट देंगे, जैसे हम लोग पूरा मानना है, पूरा विश्वास है, वो टिकट देंगे तो हमारे पूरे बिल्हौर विधानसभा की जनता भी मुझको जिता के सदन भेजेगी और उनको और मजबूत करेगी कि वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बैठे और आने वाले 2029 में वो दिल्ली में भी पहुंचे। मजबूत करके उनको इतना मजबूत कर दे कि वो देश की भी अब राजनीति करे। विनय जी, एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को और पूरे बिल्हौर विधानसभा की जनता को, क्या संदेश आपका रहने वाला है? देखिए, बिल्हौर हमारी धरती है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा है कि और विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुझ पर विश्वास जताएंगे और टिकट देंगे और हम लोग जीत के भी आएंगे। और जब जीतेंगे तो यहाँ पे जितनी समस्याएं हैं उनका सबका निराकरण होगा। और चूंकि हमारा परिवार है और हम अपने परिवार से अलग होकर काम नहीं कर सकते, जो परिवार चाहेगा वही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने अपना समय हमें दिया। तो दर्शकों, हर विधानसभा की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां होती हैं जो संघर्ष की होती हैं और कुछ बदलाव की, और कुछ उन लोगों की जो भीड़ में नहीं विचारों में क्रांति लाने निकलते हैं। ये कहानी है बिल्हौर विधानसभा 209 की, वो क्षेत्र जहां जनता ने हमेशा अपने प्रतिनिधियों से सिर्फ वादे नहीं, विकास की परिभाषा चाहिए है। और आज उसी बिल्हौर से उभर कर सामने आया है एक नाम जो अनुभव और युवा शक्ति का संगम है, विनय कोरी, जिन्होंने गांवों की गलियों में कदम कदम चल कर देखा है कि विकास का असली अर्थ क्या है और जनता की असली जरूरतें क्या हैं। उनकी राजनीति भाषणों की नहीं, प्रभाव और परिवर्तन की राजनीति है। आज जब राजनीति में नारे ज्यादा हैं, काम कम है, वो आए हैं काम से अपनी पहचान बनाने, ना कि पहचान से काम लेने। कहते हैं बदलाव की शुरुआत हमेशा एक सोच से होती है, और आज वो सोच बनकर आए हैं विनय कोरी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि जनता की आवाज, विकास की दिशा और सशक्त बिल्हौर के विजन की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। जय हिंद।